Hello students, today we will start the part B of 12th economics, that is Indian economic development. Children, ये एक जर्नी थ्योरी है. इस बुक में आपको फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल टुडे इंडियन इकोनॉमी में किस तरह ग्रोथ करी, किस तरह वो ब्रिटिशर्स के पीरियड से आज तक डेवलप हो रही है, क्या क्या चेंजेस आए, इस पूरी बुक में हम वो सभी डेवलपमेंट के बारे में चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी करेंगे. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसीलिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो सेट किया गया है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इट मीन्स जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को लेफ्ट आउट करके गए थे, छोड़ कर गए थे, तो उनसे हमने कैसी इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, इनहेरिट की थी, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट मीन्स ब्रिटिशर्स जब हमारी इकोनॉमी कंट्री से गए तो वो इंडियन इकोनॉमी को किस सिचुएशन में छोड़ कर गए थे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम उस टाइम पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो फर्स्ट वर्ड आता है इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है. तो इकोनॉमी का मतलब होता है इट इज द एरिया, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, परफॉर्म होती हैं, उसे हम कहते हैं वहाँ पर इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. तो जहां पर भी ये तीनों एक्टिविटीज होंगी मीन्स वहां पर इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है. इट डजंट मैटर कि वो एरिया कितना स्मॉल है या वो एरिया कितना लार्ज है. तो आई होप आपको इकोनॉमी का मीनिंग समझ में आ गया होगा. कोई भी एक जगह, कोई भी एक एरिया जहां पर प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन एक साथ होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वहां से हम इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, अब आप इस चैप्टर में एक बात बार बार पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्ड हमने अडॉप्ट की थी. बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज होती कितनी तरह की हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. तो सबसे पहले देखिए बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी. इकोनॉमी की चार तरीके की हो सकती है, बैकवर्ड, डेवलपिंग, स्टैग्नेंट एंड वाइब्रेंट. तो वन बाय वन इसका मीनिंग समझ लेते हैं एक बार, फिर आपको टॉपिक समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द बैकवर्ड इकोनॉमी. बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसका मेन मोटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है. अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब समझिए. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर फार्मिंग का मेन मोटिव सेल्फ कंजप्शन को फुलफिल करना है. फार्मिंग का मेन मोटिव सेल्फ कंजप्शन को फुलफिल करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है, ना कि बिजनेस पर्पस से फार्मिंग की जा रही है. तो एक ऐसी फार्मिंग जहां पर फार्मर्स सेल्फ कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए, अपनी लिविंग्स को कंप्लीट करने के लिए फार्मिंग करते हैं, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. उनका मोटिव बिजनेस पर्पस नहीं होता है. तो बैकवर्ड इकोनॉमी में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही हेल्ड होती है. सेकंड देखिए, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी लाइफ ऑफ द पीपल बहुत लो होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी डाउन होता है. एंड द थर्ड इज एब्सोल्यूट पुअर्टी बहुत ज्यादा होती है. तो जिस भी एब्सोल्यूट पुअर्टी का आपको मीनिंग पता होगा, पुअर्टी के अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. फिलहाल आप थोड़ा सा पता लगाइए कि जब हम पुअर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ पुअर्टी लाइन डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट पुअर्टी कहते हैं. पुअर्टी लाइन मीन्स इट इज द इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसमें एक्सपेंडिचर बेसिस पे या कंजप्शन लेवल पे हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं कि वो पुअर हैं या नॉन पुअर हैं. जैसे कि रूरल एरियाज के लिए ₹816 पर मंथ
अगर कोई बंदा एक्सपेंडिचर करता है तो ही इज नॉट कंसिडर्ड एज पुअर। जिसका एक्सपेंडिचर इससे कम होगा वो पुअर होगा, और जिसका एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा होगा ही इज कंसिडर्ड एज नॉन पुअर। सिमिलरली अर्बन एरियाज के लिए ये कैटेगरी है 1000 रुपीज। तो ये जो एक्सपेंडिचर लेवल डिसाइड करे हैं, तो जो भी पर्सन इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो नॉन पुअर है, और जो पर्सन इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता, इतना एक्सपेंडिचर पर मंथ नहीं कर पा रहा है, उसे हम एब्सोल्यूट पुअर करेंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हुए? अगर किसी इकोनॉमी में जो लोग हैं खाली सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी लाइफ ऑफ बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा लो है, और एब्सोल्यूट पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमी कौन सी है? बैकवर्ड इकोनॉमी है। ठीक है, आगे आते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी पर। बेटे बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम ही फीचर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, क्वालिटी लाइफ ऑफ द पीपल नॉट मच बेटर होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड। इस इकोनॉमी में लोग अर्निंग करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होने लगती है, अदरवाइज फीचर सेम है। ओके, ये भी कह सकते हैं कि लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों में आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि मोटिव तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की लो ही रहती है, एब्सोल्यूट पुअर्टी इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है, लेकिन लोग जो है अर्निंग के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कन्वर्ट होने लगते हैं कमाने के लिए, और पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली हाई हो जाती है। तो डिफरेंस दोनों में सेम ही, कुछ सेम है कुछ डिफरेंट मैंने आपको बता दिया। थर्ड देखिए बेटा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऐसी काइंड ऑफ इकोनॉमी होती है जहां पर जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो रेट से होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो रेट से होती है, बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ती है डेवलपमेंट, तो उसे हम कहेंगे वो कौन सी इकोनॉमी है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। फोर्थ नंबर पे आइए बेटा, चौथी इकोनॉमी कौन सी बताई मैंने आपको? वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब वाइब्रेंट में इसके नाम में ही है वाइब्रेंट इकोनॉमी, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, इट मीन्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाए, हम ज्यादातर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कर रहे हैं। सेकेंड हम ये कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम हाई हो जाए। थर्ड हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए और कॉमर्शलाइजेशन आ जाए, तो हम कहेंगे वो इकोनॉमी कौन सी है? वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करते हैं। इकोनॉमी इज द एरिया और द प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्लेस। कोई भी एक जगह, कोई भी एक एरिया जहाँ पर प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसे इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी 4 तरीके की होती है जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, बार बार वर्ड आएंगे। बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब है, एब्सोल्यूट पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, तो वो बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाएगी। डेवलपिंग इकोनॉमी में लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, और पर कैपिटा इनकम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, बैकवर्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में हाई हो जाती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी में हम ये कह सकते हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्लो रेट से हो रही है, तो वो इकोनॉमी कौन सी है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और वाइब्रेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर आप इसके नाम से कह सकते हैं डेवलपमेंट दिख रहा है,
टेक्नोलॉजी की वजह से, पर कैपिटा इनकम हाई होने की वजह से, और प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने की वजह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट बहुत तेज स्पीड से होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ब्रिटिशर्स से हमने किस टाइप ऑफ इकोनॉमी को इनहेरिट किया था? वो बैकवर्ड थी या स्टैग्नेंट थी, वो वाइब्रेंट थी या डेवलपिंग थी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, जिनकी कंडीशन, जिनके स्टेटस को पढ़ने के बाद ही हम जज कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की थी, बैकवर्ड थी या स्टैग्नेंट थी। तो कौन कौन से सेक्टर को हम स्टडी करेंगे? नंबर 1, स्टेटस या कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नंबर 2, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिटरमाइन करोगे, इंडस्ट्रीज की कंडीशन कैसी थी, किस टाइप की इंडस्ट्रीज इंडिया में ग्रोथ हो रही थी। नंबर 3, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड कैसा था, किन कंडीशंस के साथ हम फॉरेन ट्रेड को कर रहे थे। नंबर 4, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारी कंट्री में डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट की कंडीशन क्या थी। एंड द लास्ट वन इज स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप ये पता लगाएंगे कि इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था या नहीं, या किन कंडीशंस के साथ डेवलप हुआ था। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट फीचर इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन वाज क्वाइट लो। इंडिपेंडेंस के टाइम पे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत कम था। लैंड की अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 1947 के टाइम वीट का प्रोडक्शन ओनली 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, जबकि राइस का प्रोडक्शन ओनली कैसा था, ओनली 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो बहुत ही कम था। ओके, तो हम ये कह सकते हैं पहला फीचर जो शो कर रहा है दैट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड देखिए, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फिक्स ना होना। ओके, आप सभी को पता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रेनफॉल मस्ट है, इरिगेशन फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और उस टाइम इरिगेशन किससे होता था? रेनफॉल से होता था, क्योंकि फार्मर्स के पास ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, तो वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहते थे। और रेनफॉल जो थी वो फिक्स नहीं थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। थर्ड देखिए, अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। सबसे पहले अनइकोनॉमिक का मतलब समझिए। अनइकोनॉमिक का मतलब होता है लो सरप्लस। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उससे सरप्लस काफ़ी लो था, इनकम काफ़ी लो हो रही थी। एंड फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। तो वी कैन से दैट कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मर्स के पास जो भी लैंड होल्डिंग्स थी वो स्मॉल एंड छोटे छोटे पीसेज में जगह जगह फैली हुई थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये फीचर भी एग्रीकल्चर के लिए एक बैकवर्डनेस का कारण बना कहीं ना कहीं। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मर्स जो भी प्रोडक्शन करते थे उनका मोटिव सेल्फ कंजप्शन को फुलफिल करना होता था, ना कि प्रॉफिट कमाना, ना कि बिजनेस पर्पस के लिए फार्मिंग करना। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मिंग किस मोटिव के साथ होती थी? खाली सेल्फ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जिसको हमने नाम दिया सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। ओके स्टूडेंट्स, next feature is gulf between owners of the soil and tillers of the soil. एग्रीकल्चर सेक्टर ने ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल के बीच एक
गल्फ का काम किया, खाई का काम, गल्फ का मतलब क्या होता है, खाई, तो ये खाई का काम किया। कैसे? जो ऑनर्स ऑफ द सॉइल होते थे, मतलब जमीनों के जो मालिक होते थे, वो फार्मर्स से, जिन्हें हम टिलर्स बोलते थे, जो वर्कर्स ऑनर्स की लैंड पर काम करते हैं उन्हें टिलर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी टिलर्स ऑनर्स की लैंड्स पे वर्क करते थे, उन्हें वो कॉस्ट ऑफ कुछ भी पे करने की बजाय, किसी भी तरह की कॉस्ट देने की बजाय, उन्हें वो आउटपुट का एक पार्ट दे देते थे। अब वो पार्ट इतना भी सफिशिएंट नहीं होता था कि फार्मर्स का सर्वाइवल फुलफिल हो सके और वो अपनी लाइवलीहुड को आराम से स्पेंड कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑनर्स और टिलर्स के बीच एक खाई बन गई। ऑनर्स किसानों को इतना भी आउटपुट का पार्ट पे नहीं करते, ना तो उन्हें ढंग के पैसे देते थे और ना ही उन्हें आउटपुट का कोई भी पार्ट इतना सफिशिएंट देते थे जिससे उनका सर्वाइवल हो सके। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। बेटा इसे ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स जमींदार से एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स वसूल करते थे। ब्रिटिशर्स जमींदारों से फिक्स टैक्स वसूल करते थे, लेकिन जमींदार टिलर से मनचाहा टैक्स वसूलते थे, जिसकी वजह से टिलर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था और जमींदार जो भी टिलर्स से टैक्स रिसीव करते थे उसको उनकी बेटरमेंट पे ना खर्च करके अपने कंफर्ट के ऊपर एक्सपेंड करते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और टिलर्स का किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए रिसीव टैक्सेस को एक्सपेंड किया। नेक्स्ट है फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडियन फार्मर्स से फोर्सफुली इंडिगो जैसी क्रॉप को ग्रो करने को कहा गया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज होने लगी। इंडिगो जैसी क्रॉप्स को ग्रो करने के कारण, इंडिगो का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो नील होती है उसे इंडिगो बोला जाता है। इसकी जब एग्रीकल्चर की जाती है तो बेटा सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली इंडियन फार्मर्स से इंडिगो ग्रो करने को कहा। हालांकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए एग्रीकल्चर करवाना था, लेकिन ये फोर्सफुल कॉमर्शलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि किसान नहीं चाहते थे कि वो इस क्रॉप को ग्रो करें, लेकिन ब्रिटिशर्स के प्रेशर के कारण उन्हें जबरदस्ती इंडिगो जैसी क्रॉप को ग्रो करना पड़ा, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगी, फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज होने लगी और जो फूड क्रॉप्स पहले इंडियन फार्मर्स खुद ग्रो करके खाते थे, बाद में उन्हें वो परचेज करनी पड़ रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली इंडिगो जैसी क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉमर्शलाइजेशन कराया। Our next sector is इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के जितने भी फीचर्स हैं वो सभी फीचर्स हमें ये प्रूव करेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी का सहारा लिया? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा लिया। बेटा आप सभी को ये पता होगा कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले इंडिया वॉज वेल फेमस इन हिज हैंडीक्राफ्ट वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस था। तो ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटजी के थ्रू इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए टारगेट बनाया, जिसके लिए उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब ये क्या है देखिए, सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टम के साथ स्लोली इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करना, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करना सिस्टमैटिक वे में, जिसको इन्होंने टर्म किया सिस्टमैटिक
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके लिए उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रिटिशर्स ने 2 पॉइंट्स पर फोकस किया। फर्स्ट, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वर्क को डिस्ट्रॉय करना है, टारगेट बनाया। एंड द सेकेंड इज मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ पर ज्यादा अटेंशन नहीं पे करी। तो दैट टॉपिक इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस को के प्रूव करने के 2 कारण बने, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर्क एंड द सेकेंड इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये दोनों ही पॉइंट्स ब्रिटिशर्स की सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्लोली सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रॉय किया और जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बैकवर्डनेस का कारण बना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि हैंडीक्राफ्ट वर्क को कैसे डिस्ट्रॉय किया। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था और हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इस हैंडीक्राफ्ट वर्क को, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का टारगेट बनाया। कैसे बनाया, 1 बाय 1 डिस्कस कर। स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैकवर्ड प्रूव होने का एक कारण है ब्रिटिशर्स की सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग होता है सिस्टम के साथ स्लोली उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म किया, जिसको उन्होंने नाम दिया सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जल्दबाजी में नहीं खत्म किया या एक शॉट में, जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट के एक शॉट पे क्विक मार दिया, वो नहीं किया। स्लो पॉइजन, मतलब धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, जिसके लिए उन्होंने डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर फोकस किया एंड मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कैसे डिस्ट्रॉय की उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस था। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही टारगेट बनाया और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आप सभी ये जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया एक अच्छा सोर्स था रॉ मटेरियल का। वो यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते थे और अपनी इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फिनिश गुड यहाँ पर सेल करवाते थे। तो हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड के। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स ने यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी और वहाँ से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, जिसके कारण उनके गुड्स ईजिली मार्केट में आने लगे और उन्हें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ी। सेकेंड, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे उनकी कंट्रीज में सेल होने के लिए उस पर ब्रिटिशर्स ने हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिसके कारण हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम होने लगी ड्यू टू द हाई कॉस्ट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड डिक्लाइन होने लगी। सेकेंड आइए, डिसअपेयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। इंडिया में हमारे राजा महाराजा किंग्स को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से बहुत लगाव है, ये आप सभी जानते हैं। इतने सारे मोन्यूमेंट्स, इतने सारे एंटीक, इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पर राजा महाराजा किंग्स नवाब ये सब खत्म हो चुके थे, तो जब चीज़ों से लगाव करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ड्यू टू द डिसअपेयरेंस ऑफ नवाब किंग्स, स्लोली
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन आने लगा। थर्ड है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ब्रिटेन की इंडस्ट्री से जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो के आ रहे थे वो मशीनों से बनाए जाते थे और उन मशीन मेड प्रोडक्ट्स के आगे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टिक नहीं पाई। हम ये कह सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन में हार गए और धीरे धीरे मशीन मेड प्रोडक्ट्स ने इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो बनकर आ रहे थे, जो मैन्युफैक्चर होकर आ रहे थे, वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे, हमारी यंग जनरेशन को काफ़ी पसंद आ रहे थे और धीरे धीरे उनके कारण हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होने लगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इन सब में सुपीरियर क्या रहा कि उसी टाइम पर रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गई, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के गुड्स यहाँ पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली आने लगे और यहाँ से रॉ मटेरियल फ्रिक्वेंटली उनकी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाने लगा। तो ये सभी कहीं ना कहीं कारण बने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रॉय होने के। वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिस पर इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस था, ब्रिटिशर्स की सिस्टमेटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी के कारण धीरे धीरे उन्होंने उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एक दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करी, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वाइटल रोल प्ले करती है और ये कैपिटल गुड्स हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी कंट्री में किसी भी तरह की कैपिटल गुड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाए। इवन उन्होंने उनके लिए एक बेनिफिशियल था कि हम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहें। ठीक है। सेकेंड, उन्होंने इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की तरफ, की प्रमोशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम पे जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री उभर के सामने आई एस्टैब्लिश होने के लिए, उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हुई। उन्होंने अपने दम पर एस्टैब्लिश किया और ब्रिटिशर्स ने उनकी एस्टैब्लिशमेंट पे काफ़ी ऑब्स्टिकल्स लगाए, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजायर्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डाउनफॉल होने के कारण और मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ही स्लो होने के कारण, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमियों के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्ड ग्रो होने का कारण बन गया। ओके।